अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिजिक्स, दैट इज व्हाट आर वेक्टर्स। आज हम वेक्टर्स को देखेंगे। अगर आपको पता होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर इन क्वांटिटीज को हम दो ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं, इनको हम दो ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड। एक क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज और दूसरे को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आपने सुना होगा, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच possess मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, इनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है बट नॉट ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इनके पास एक डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन कहीं क्वांटिटीज ऐसे भी आप देखोगे, जैसे आप करंट देखोगे, करंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स, आइदर दे आर एडिशन लॉज और आइदर दे आर सब्ट्रैक्शन लॉज। तो ये रीजन है। उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर फॉलो नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक टेंसर क्वांटिटी। जो ये क्वांटिटी होती है, सिंपली जो पहले क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, ये एक बेसिकली वैल्यू प्लस यूनिट। किसी भी चीज के पास अगर वैल्यू और यूनिट हो, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1 2 3 4, दीज आर सम वैल्यूज, दीज आर सम वैल्यूज। अगर मैं इनके साथ यहाँ पे यूनिट लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 kg लिखूंगा, या फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर्स लिखूंगा, या फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर्स लिखूंगा, या फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड्स लिखूंगा, तो ये बन गए क्वांटिटीज। क्या बन गए, क्वांटिटीज। यानी 1 kg इसका एक वैल्यू आ गया, यानी इसका मतलब है 1 kg। यानी 2 किलोमीटर्स का वैल्यू आ गया, यानी 2 किलोमीटर डिस्टेंस। या 3 सेंटीमीटर्स इसका वैल्यू आ गया, या 4 सेकेंड, असाइंट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो 4 सेकेंड का एक वैल्यू आ गया। तो क्वांटिटी उस चीज को बोलते हैं जिसके पास एक वैल्यू हो, दूसरा इसके पास एक यूनिट हो जिसमें ये मेजर किया जाता है। यानी क्वांटिटीज उस चीज को हम बोलते हैं जिसके पास एक वैल्यू होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए इसके पास, दूसरे का होना चाहिए इसके पास मेजरमेंट, और वी कैन सी दैट यूनिट, वी कैन सी दैट यूनिट, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं फिजिक्स में। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे अच्छे से। पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर और दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम डायग्रामिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन है, ये जो डिस्टेंस मैंने बताया लिखी है यहाँ पे, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और ये जो मैंने यहाँ पे कैप बनाया है इसका, इसको ये डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को एक तो मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ, डिस्टेंस, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। एक तो ये यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दूसरा इसकी डायरेक्शन यानी कैप ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर। यानी वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं इसको ए कैप मैंने लिखा है, या एन कैप, इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या देता है, ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये देता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कैप ऑफ बी। ये ऐसे मुझे पता चलेगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है और ये क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। सीधे मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ सी, ऐसे। तो ये जो यहाँ पे ये कैप में लगाता हूं, ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देते हैं। और जो इसको हम मॉड बोलते हैं, फिजिक्स में इसको मॉड बोलते हैं, तो ये मॉड क्या देता है, ये देता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बहुत अगर हम देखेंगे
अगर कोई वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अगर ये फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है और फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर है, अगर ए और बी के दरमियान यहां पे एंगल होगा 180 डिग्रीज का, या वी कैन से दैट अगर ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन वेक्टर्स को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। अगर ए एंड बी अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अगर यही दो वेक्टर्स अब ऐसे हैं, इनकी सेम डायरेक्शन है, इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। यानी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स का यहां पे इन पैरेलल वेक्टर्स अगर देखोगे ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो है 0 डिग्री का। इन एंटी पैरेलल अगर आप देखोगे ए और बी के दरमियान जो एंगल है दैट्स 180 डिग्रीज। अगर कभी कभार दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, फॉर एग्जांपल अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका भी 5 है, इनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अगर हम किसी भी वेक्टर को यहां पे ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस r है फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे कई वेक्टर, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अगर हम किसी वेक्टर को ड्रा करते हैं ऑन ए सर्कल, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। या कभी कभार अगर दो वेक्टर्स एक ही प्लेन से आ रहे हैं या एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं या एक ही पॉइंट से आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। या अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन नहीं है, जीरो है, वी कैन से दैट जीरो मैग्नीट्यूड है, इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, ये मैंने ऐसे ही बताया क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोप्लेनर, ये आपको सबको आया होगा, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स है, ये फॉर एग्जांपल मुझे ए वेक्टर दिया गया है एंड फॉर एग्जांपल दिस इज बी वेक्टर, बी वेक्टर। अगर इनका सम मुझे निकालना है तो एज पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो बोलता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दे फॉर्म द साइड, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये फॉर्म करते हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट शुड बी ड्रॉन इन द अपोजिट ऑर्डर टू द बी वेक्टर। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है इनका सम ऐसे आएगा, ये ए वेक्टर है एज पर ट्रायंगुलर लॉ, दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर को मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, बी वेक्टर, ठीक। इनका जो सम होगा, रिजल्टेंट होगा, यहां पे याद आपको रखना है, ए वेक्टर को मैंने बी वेक्टर के यहां पे टेल के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट शुड बी दिस वन, ये रिजल्टेंट होगा, इसको हम बोलते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर। यानी जो ये और रिजल्टेंट वेक्टर है ये देगा मुझे सम ऑफ ए एंड सम ऑफ बी, यानी जो और रिजल्टेंट है ये देगा सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ बी, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी इसका कोई वैल्यू होगा, इसका कोई वैल्यू होगा, इन दोनों वैल्यू का सम मुझे देगा और रिजल्टेंट। अगर आप देखोगे पॉलीगन लॉ को, पॉलीगन लॉ में क्या है, अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, इनका सम मैं ऐसे करूंगा, यू कैन लुक हियर दैट इन पॉलीगन लॉ these are simple, they do not possess any mathematical calculation। ये एक फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है, इसको मैं बी के साथ ऐसे कनेक्ट करूंगा, ये बन जाएगा बी वेक्टर। फिर जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर को मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, ये है सी वेक्टर, सी वेक्टर, एंड
दिस वन इज डी वेक्टर। अगर इन वेक्टर्स का मुझे सम करना है तो सेम जैसे मैंने ट्रायंगुलर लॉ में फॉलो किया है सेम करना है। मैं पहले इन दो को कनेक्ट करूंगा ऐसे, इनका रिजल्टेंट है फॉर एग्जांपल R1, ठीक। ये दो ऐड हो गए यानी A एंड B ऐड हो गए, इन्होंने दिया है R1 वेक्टर। R1 क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B। यहां पे मैं लिखूंगा R1 वेक्टर क्या है, और रिजल्टेंट है A प्लस B, यानी A प्लस B को ऐड किया R1 में। फिर इनको मैं नेग्लेक्ट करूंगा ऐसे। फिर अगर मुझे चाहिए इसका रिजल्टेंट C प्लस R1, ये देगा मुझे ये वाला रिजल्टेंट, यानी इसका जो सम होगा वो होगा R1 प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू R2 फॉर एग्जांपल। यानी अब ये और ये वेक्टर ऐड करेंगे, ये एक ये रिजल्टेंट बनाएंगे। यानी जो यहां पे R2 होगा, R2 किसके बराबर होगा? R1 प्लस C। R1 क्या है? पहले दोनों का रिजल्ट है, यानी A एंड B का रिजल्टेंट है R1। फिर इसको मैं ऐसे डिग्रेड करूं, ये पॉलीगन लॉ है। फिर मैं ऐसे इसको कनेक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा R रिजल्टेंट टोटल। ये जो R रिजल्टेंट टोटल होगा, R रिजल्टेंट टोटल ये होगा इनका सम, यानी ये होगा R1 प्लस C इज इक्वल टू R रिजल्टेंट, यानी ये R1 प्लस C प्लस ये D प्लस D, इनका रिजल्टेंट होगा ये, ठीक। ऐसे हम करते हैं ऐड इनको वेक्टर्स को इन पॉलीगन लॉ। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इनमें वेक्टर्स में वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में से सवाल पूछे जाते हैं, इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? अगर मेरे पास A प्लस B वेक्टर को ऐड करना है इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और इज द रिजल्टेंट, तो मैं कैसे करता हूं? मैं इन दो वेक्टर्स को ऐसे पहले ड्रा करूंगा। ये दो वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है एंड दिस इज सेकंड। फॉर एग्जांपल ये A वेक्टर है एंड दिस इज B वेक्टर, A एंड B वेक्टर। एज पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इनका जो रिजल्टेंट होगा, पहले मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम को ड्रा करूंगा ऐसे। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ पे A एंड B का जो मुझे रिजल्टेंट देगा वो देगा मुझे दिस डायगोनल, इट शुड बी R का वैल्यू क्या होगा? A प्लस B, R का वैल्यू होगा A प्लस B। मैंने मान लिया है जो ये यहाँ पे ये दो वेक्टर्स थे, इनके दरमियान एंगल था थीटा। ये टोटल एंगल इनके दरमियान क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। इस वाले एंगल को मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा एंगल। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही बोल रहा है, अगर आपको दो वेक्टर्स जो यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्ट किया गया है, इनका रिजल्टेंट हमेशा देता है डायगोनल। इनका रिजल्टेंट देता है डायगोनल। आपको पहले पैरेललोग्राम ड्रा करना है, जो उसकी डायगोनल होगी वो देगा रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। तो ये सबको पता होगा, इसका जो रिजल्टेंट होता है और रिजल्टेंट, इसको हम मॉड भी लिख सकेंगे, इज इक्वल टू ये होता है अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। ये होता है रिजल्टेंट ऑफ दिस R वेक्टर। ये किसके बराबर होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मुझे बोला जाता है आप बताओ A एंड B की डायरेक्शन, A एंड B की यूनिट डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? मैं इसको लिखूंगा फॉर एग्जांपल ये है tan ऑफ अल्फा, ये है tan ऑफ बीटा। रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा, इस B वेक्टर का एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। तो मैं लिखूंगा जो इनकी डायरेक्शन होगी A एंड B की, पहले मैं लिखूंगा जो tan ऑफ अल्फा होगा, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू ये निकलेगा मुझे ये वाला जो ये वाला अल्फा है, ये निकलेगा मुझे B साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय
tan ऑफ अल्फा b, यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या है साइन, b साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस ऑफ थीटा, a प्लस b कॉस ऑफ थीटा। ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, दिस इज वन एक्सप्रेशन, a प्लस b कॉस ऑफ थीटा। सेम अगर मुझे ये निकालना है बीटा, तो जो tan ऑफ बीटा निकलेगा वो निकलेगा a साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई b प्लस a कॉस ऑफ थीटा। ये निकलेगा मुझे डायरेक्शन ऑफ tan अल्फा प्लस tan बीटा। यानी पहले आपको याद रखना है जो मैग्नीट्यूड होता है इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, वो क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab कॉस ऑफ थीटा। जो एक कॉस ऑफ थीटा है ये बेसिकली एंगल है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब अगर मुझे ये मैंने यहाँ पे किया एडिशन, अगर इन्हीं दो वेक्टर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स है ऐसे, ये मैंने किया है a प्लस बी, और अब अगर मुझे करना है यहाँ पे a माइनस बी और रिजल्टेंट, अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करूंगा मैं? ये फॉर एग्जांपल a वेक्टर है एंड दिस इज b वेक्टर। इस a माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, a माइनस बी को a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू और, यानी ये जो a माइनस बी है इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा a प्लस माइनस बी इंटू और, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सेम है a माइनस बी। ये जो b वाला वेक्टर है इसको मैं शिफ्ट करूंगा ऐसे, अगर पहले ये जो a एंड b थे इनके दरमियान जो एंगल था दैट वाज थीटा, पहले इनके दरमियान जो एंगल था दैट वाज थीटा। अब इस b को मैंने यहां पे शिफ्ट किया है, नाउ दिस इज b वेक्टर। जो ये b वेक्टर ये वाला एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा टोटल, अगर आप देखोगे ये और ये होगा 180 डिग्रीज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है। अगर आप देखोगे ऐसे है ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा प्लस दिस एंगल फॉर एग्जांपल एक्स, ये कितना होगा 180, इसका वैल्यू कितना होगा इस एंगल का, वो होगा 180 माइनस थीटा। ये देगा मुझे फॉर एग्जांपल दिस एक्स वैल्यू, एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेकिन ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में है इसीलिए माइनस किया है यहाँ पे। तो इसके बाद जो और रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन कॉस ऑफ थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, यानी और रिजल्टेंट को हम लिख सकेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। जो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है ये होता है माइनस कॉस थीटा, नेगेटिव क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो इसका वैल्यू आएगा, और रिजल्टेंट का आएगा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि जो कॉस 180 माइनस थीटा इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, तो इट शुड बी द सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन। यानी एडिशन में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखेंगे एंगल कैसे हम निकालते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स। यू कैन लुक हियर दैट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मेरे पास दिया गया है टू वेक्टर्स है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एक है a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। मुझे इनके दरमियान एंगल निकालना है। ये मेरे पास दो वेक्टर्स है, मॉड दिया गया है इनका, मुझे इनके दरमियान निकालना है एंगल कितना है। तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला सीधे, और रिजल्टेंट या और मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका ए स्क्वायर
plus b square plus twice ab cos of theta is equal to under root of a square plus b square minus twice ab cos of theta। यानी इस और इसका मैग्नीट्यूड लगाया मैंने। अगर आप देखोगे ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो और रिजल्टेंट निकलेगा, इसको हम ऐसे कैंसिल करेंगे, और रिजल्टेंट निकलेगा 2ab cos ऑफ थीटा माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, वो निकलेगा यहां से 4ab cos ऑफ थीटा। अब इनके दरमियान जो एंगल होगा, देखो यहां पे निकला हमें 4ab cos ऑफ थीटा। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। बी का भी कुछ वैल्यू होगा, यानी जो बी का मैग्नीट्यूड होगा दैट्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस टर्म में अगर कोई जीरो होगा दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी जो cos ऑफ थीटा होगा इसी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, इसी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, क्योंकि 4 कांस्टेंट है ए बी, तो ए और बी का वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन ए एंड बी इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो cos ऑफ थीटा कब जीरो होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, यानी cos ऑफ थीटा कब जीरो होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, और वी कैन से दैट व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इन दो दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। यानी इन दो दरमियान का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। अब अगर मेरे पास और एक क्वेश्चन है, अब अगर मेरे पास यहाँ पे 2 यूनिट वेक्टर्स है, द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। सुनो, द सम ऑफ द 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। What should be the angle between the two vectors? इनके दरमियान एंगल क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेक्टर है a प्लस बी वेक्टर, ये देते हैं मुझे और रिजल्टेंट। मुझे बताया गया है a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, और इन जो इनका यहाँ पे सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी r का वैल्यू भी 1 है। तो इनके दरमियान एंगल कैसे मैं निकालूंगा, मैं लिखूंगा और रिजल्टेंट और मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। मुझे कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू चाहिए, यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। और का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया ये 1 है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां तक क्लियर, इंटू कॉस ऑफ थीटा। फिर जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये निकलेगा 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायरिंग करके रूट को कैंसिल किया, इस 2 को मैं यहां भेजूंगा, ये यहां पे माइनस हो जाएगा, तो यहां पे निकलेगा, ये यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे भेजूंगा तो ये निकलेगा -1 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। इसको मैंने यहां भेजा, यहां पे ये माइनस हुआ तो एक कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा निकलेगा मुझे -1 डिवाइड बाई 2। जो कॉस ऑफ थीटा निकलेगा यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा ये निकलेगा -1 डिवाइड बाई 2। तो कॉस ऑफ थीटा कब -1 डिवाइड बाई 2 होता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 120 डिग्रीज। यानी जब थीटा का वैल्यू होता है 120 डिग्रीज, इसका मतलब है इन दो ए एंड बी अगर यूनिट वेक्टर है, अगर इनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर ही निकलता है, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्रीज का। कितना होगा, 120 डिग्रीज का। दिस इज लिटिल बिट, और हम डिस्कस करेंगे इनके रिलेटेड। अब अगर मेरे पास
अब अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल और एक वेक्टर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मुझे डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब अगर मेरे पास वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर, ये दो वेक्टर्स हैं ए प्लस बी, दीज आर द टू वेक्टर्स। इनका रिजल्टेंट है फॉर एग्जांपल और इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इनकी मुझे निकालनी है डिफरेंस, मुझे निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी निकालना है मुझे, दैट्स कॉल्ड और, दैट्स कॉल्ड और। तो लेकिन ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर्स है। तो इनका मैं सीधे डिफरेंस निकालूंगा और मॉड और रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इस फार्मूला के जरिए मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। तो और जो निकलेगा और रिजल्टेंट वो निकलेगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस 1 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा। लेकिन कॉस ऑफ थीटा हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी और रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी -1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइड बाई 2। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा हमें वो निकलेगा 1 प्लस 1, वी कैन से दैट 1 प्लस 1 ट्वाइस ए बी, एक और बी का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 1 और 1, कॉस ऑफ थीटा, यानी 2 1 इंटू 1, 2 1 इंटू 1 दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 1। तो -1 डिवाइड बाई 2 कहाँ से लाया मैंने, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू। तो जो और रिजल्टेंट निकलेगा, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। तो और रिजल्टेंट मुझे निकलेगा अंडर रूट ऑफ 3, और रिजल्टेंट किसके बराबर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 3। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर ये वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट आर है, इनकी जो डिफरेंस है a माइनस बी के डिफरेंस वो निकलेगी अंडर रूट ऑफ 3। इफ ये आर भी यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं, a एंड b भी क्या है, यूनिट वेक्टर्स, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एक आता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा आता है स्केलर प्रोडक्ट, वो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। अब अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स, इनका डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी वेक्टर, ए इंटू बी वेक्टर। पहले अगर देखेंगे हम इस डॉट प्रोडक्ट को, जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका अगर मुझे देखना है, फॉर एग्जांपल पहले मैं इसको लिखूंगा ऐसे ए डॉट बी वेक्टर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा मॉड ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। यानी क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है इसलिए मैंने यहाँ पे एन कैप नहीं लिया है ए और बी का, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है इसीलिए। जो एक कॉस ऑफ थीटा है ये क्या है, बेसिकली इट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी अगर मेरे पास ऐसे वेक्टर दो है, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है एंड दिस इज बी वेक्टर, ये इनके दरमियान एंगल है थीटा, फॉर एग्जांपल ये ए एंड बी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और ये जो कॉस ऑफ थीटा है ये बेसिकली एंगल है ए एंड बी के दरमियान। अगर इसी वेक्टर को मैंने ऐसे लिखा था, यू कैन लुक हियर दैट, अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे थे फॉर एग्जांपल, ये ए था ये बी था, इनके दरमियान कितना एंगल होगा अगर हम देखेंगे,
ये थीटा है, यानी हमने मान लिया ये था इट वाज 60 डिग्री, तो ये जो ये वाला एंगल होगा ये होगा 120। लेकिन आपको अगर आपको इसका रिजल्टेंट निकालना था, आप सीधे लिखते यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, आप ऐसे लिखते यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 120, लेकिन ये गलत है, इट इज नॉट इक्वल टू दिस 120। आपको देखना है जो एंगल है ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दरमियान होना चाहिए, और ये जो दो वेक्टर्स हैं ये कनेक्ट टेल टू टेल होने चाहिए, ऐसे कनेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर्स ऐसे थे, ये एंगल था फॉर एग्जांपल 120 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, तो तब ये करेक्ट था, तब ये टेल के साथ कनेक्ट किया गया था, ये भी टेल के साथ कनेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हेड और टेल को कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 60 लेना है आपको, वो आपको cos ऑफ 60 लेना है, ना कि वो लेना है 120। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये टेल टू टेल कनेक्ट होनी चाहिए। अगर हम इसका देखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो निकलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा एन कैप, साइन ऑफ थीटा एन कैप। यानी इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे अब साइन ऑफ थीटा क्या है, साइन ऑफ थीटा इज ऑल्सो एंगल बिटवीन ए एंड बी। डॉट प्रोडक्ट की तरफ हम आएंगे। अगर हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी का वैल्यू कब जीरो होगा, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका वैल्यू कब जीरो होगा, व्हेन वेक्टर बी एंड वेक्टर बी आर इन परपेंडिकुलर, ये ऐसे होंगे 90 डिग्री एंगल पे, यानी ये वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर बी है। जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दरमियान अगर एंगल होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos ऑफ 90 का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो दो प्रोडक्ट्स का यहाँ पे टू डॉट प्रोडक्ट्स का वैल्यू कब जीरो होता है, जब इनके दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री का। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन है, साइन ऑफ थीटा, और ये जो एन कैप है, एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एन कैप क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे तब ए और बी का वैल्यू जीरो होगा when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जब साइन का वैल्यू, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू होगा 0, या साइन ऑफ थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री का, तब इनका जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो 0 होगा। वो क्या होगा, 0। फॉर एग्जांपल यहाँ तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, या तो ये पैरेलल होंगे या ये वेक्टर्स ऐसे होंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यानी एंटी पैरेलल। साइन ऑफ 180 is also 0 and sin of 90 is also 0. Sorry, sin of 0 is also 0. तो जब ये कंडीशन होगी when थीटा इज इक्वल टू 0 और when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये 0 होगा। ये ए क्रॉस बी क्या होगा, 0। when the two vectors are in parallel, जब ये पैरेलल होंगे ऐसे, इनके दरमियान एंगल अब 0 है, तो साइन ऑफ 0 इज 0, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब अगर यही वेक्टर्स ऐसे हैं एंटी पैरेलल, अब एंगल है 180 डिग्रीज का, तो साइन ऑफ 180 इज आल्सो 0। तो इन दो प्रोडक्ट्स यानी ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट 0 होगा एट व्हेन एंगल इज 0 डिग्री और व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी, ए डॉट बी, हम लिख सकेंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसको हम लिख सकेंगे क्योंकि ये खाली मैग्नीट्यूड देता है, इसमें यहाँ पे कोई ये स्केलर प्रोडक्ट देता है, तो ए डॉट बी को हम लिख सकेंगे बी डॉट ए। लेकिन यहाँ पे हम नहीं लिख सकेंगे ए क्रॉस बी को
ए क्रॉस बी को हम नहीं लिख सकेंगे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, यानी यहाँ पे हम लिख सकेंगे डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन जो यहाँ पे है ए क्रॉस बी में हम नहीं लिख सकेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका भी अपना रीजन है। और जो डिफरेंस है इनमें कॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट में, अगर यहाँ पे है फॉर एग्जांपल ए डॉट बी, अगर मैं ए डॉट ए लिखूंगा तो इसका वैल्यू आएगा ए स्क्वायर, या अगर मैं इसमें लिखूंगा बी डॉट बी इसका वैल्यू आएगा बी स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसमें लिखूंगा ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, इसका वैल्यू आएगा 0 यहाँ पे। हम क्योंकि यहाँ पे क्यों आया 0, क्योंकि यहाँ पे अगर वेक्टर 0 कब आता है, इसका वैल्यू जब एंगल होता है या तो होगा 180 डिग्रीज का या तो 0 का होगा। यानी अगर दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका वैल्यू 0 आएगा तब जब ये एंटी पैरेलल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि साइन ऑफ 180 इज 0 एंड साइन ऑफ 0 इज आल्सो 0, अगर ये अब पैरेलल है ये दो वेक्टर्स, इनका वैल्यू क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ए क्रॉस ए क्या फॉर्म करता है ए स्क्वायर एंड बी क्रॉस बी क्या फॉर्म करता है बी स्क्वायर, यहाँ पे हम नहीं कर सकेंगे, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हम नहीं कर सकेंगे। और इसको हम लिख सकेंगे अगर हमें लिखना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ए क्रॉस बी जो है इसको हम लिख सकेंगे बी क्रॉस ए के साथ, बी क्रॉस ए के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन रखनी है, ये भी मैं बोलूंगा। या अगर हम लिखेंगे मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी, इसको हम लिख सकेंगे मॉड बी क्रॉस ए, ये भी करेक्ट है। ये मैग्नीट्यूड है खाली, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे मैंने माइनस साइन इसलिए लगाई है क्योंकि जब हम दो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो तीसरा रिजल्टेंट होता है वो भी वेक्टर ही होता है और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर ये ए वेक्टर है, ये फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है, कैन लुक हियर दैट, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एज पर स्क्रू रूल अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो जो स्क्रू होता है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे रखूंगा, ऐसे, अब ये डाउनवर्ड्स आएगा तो इसकी साइन आ जाएगी यहाँ पे माइनस बी। अगर ये वेक्टर्स ऐसे थे, फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अगर मैं इसको घुमाऊंगा स्क्रू से ऐसे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, ये ऐसे आएगा रिजल्टेंट, इस वक्त ये पॉजिटिव होगा। अगर मैं नीचे की तरफ घुमाऊंगा तो ये बन जाएगा बी, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएगा। उस वक्त या था पाम रूल से भी हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ऐसे रखेंगे इसको, फिर ऐसे फिंगर्स को घुमाएंगे तो ये जो ए इंटू बी है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, या अगर हम ऐसे घुमाएंगे इस बी को ए की तरफ ऐसे तो ये नीचे आ जाएगा। स्क्वायर रूल है ये आपको याद रखना है, यानी इसको हम लिख सकेंगे ऐसे, इट कैन बी रिटन। तो इट वाज लिटिल बिट अबाउट द वेक्टर्स, और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बाद में जिसमें हम कोऑर्डिनेट फॉर्म बताएंगे आपको, यानी आई कैप, जे कैप एंड के कैप को हम कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक्स।